विश्व वंदनी माँ गायत्री को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से आप सबके बीच एक विषय जो आदरणीय श्री डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मुझे कहा बात करने के लिए, उस विषय पर बात करने का प्रयास करता हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, उप कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री शिव प्रसाद, आदरणीय श्री शिव प्रसाद मिश्र जी, आदरणीय डॉक्टर ओपी शर्मा जी, आदरणीय श्री बलदाव देवंगन रजिस्ट्रार साहब, आज के सभागार में उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्राचार्य, आचार्यगण, विद्यार्थीगण, अन्य उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आचार्य जी के इस पावन भूमि पर आज आकर के आपको संबोधित करने का मौका मिल रहा है, जिसके बारे में अभी डॉक्टर पंड्या जी ने बताया कि उनकी सोच इस देवभूमि को पूरे विश्व में किस प्रकार से लेकर के जाए और कैसे इस कर्मस्थल से सारे देश में संस्कृति को जागृत करे। इस सनातन संस्कृति को, वो संस्कृति जिसको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, तमाम सारे चिंतकों ने इस देश को दिया और जिसके नाते ये देश दुनिया में एक ऐसा अजीब देश था जिसके बारे में जहाँ कहते थे कि देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। गायंती देवा किल गीत कहानी, धन्या सुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा सद हेतु भूते। यानी ऐसा जगह जहाँ पे देवी देवता भी आने को तरसते थे, उस देवभूमि को, उस संस्कृति को, उस सनातन संस्कृति को, जिसको फिर से पुनर्जागृत करके युग निर्माण के माध्यम से फिर से इसको कैसे लेके चलें, उस आचार्य जी की जो कर्तव्य भूमि है वहाँ पर आकर के मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। मैं उसके लिए डॉक्टर पंड्या जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने विषय जो चुना वो आपका ही आदेश था कि मैं इस विषय पे बात करूं, और विषय था भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय सनातन में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन तंत्र। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, आईआईटी कानपुर से पढ़ा हूँ, मैनेजमेंट मैंने किया। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ कि मैं इतिहास में जिस प्रकार की ज्ञान अभी हमारे आदरणीय पांड्या जी आपके सामने बता रहे थे, पूरा एक जिस प्रकार से किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त काल में थी, हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है। लेकिन आपने इतनी तेजी से ये सब सारी बातें बताई, उतना तो मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ और न तो मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मेरा जो है, जो कुछ है, वो मेरा अनुभव है, जो पिछले लगभग 40 साल से मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में हूँ। कुछ लोगों को मुझे काम करते हुए आपने देखा है कैसे काम करता हूँ। लेकिन जब आपने ये विषय दिया तो मेरे मन में एक भाव आया, ये समय है हमें इस विषय पर बात करने का, क्योंकि ये समय है हमारे देश के परिवर्तन का। एक परिवर्तन प्रारंभ किया आचार्य गुरुदेव ने, एक सोच करके कि कैसे संस्कृति के माध्यम से इतने पुस्तकें, इतनी सारी, मैं समझता हूँ कि हमारे संस्कृति के ऊपर इतनी पुस्तकें लिखने वाला, इतना ज्ञान देने वाला कोई और हुआ नहीं। लेकिन इस हमारी संस्कृति के अनुरूप देश का आगे का निर्माण हो और दुनिया में हम आगे बढ़ें, उसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सब वाकिफ़ हैं कि पिछले 9 साल से हमारा देश किस प्रकार से एक
तेजी से परिवर्तन के युग से गुजर रहा है, परिवर्तन से गुजर रहा है। कैसे हमारे देश की प्रतिष्ठा देश दुनिया में किस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है। आज हर भारतीय जो दुनिया में कहीं भी है पूरे गर्व के साथ कहता है हम भारतीय हैं। आज हर पैमाने पे कोई भी कितनी भी कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, हर पैमाने पे हम भारतीयों को गर्व होता है। एक अभी हाल में जो कोविड का एक दौर आया, एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया, दुनिया के स्वास्थ्य तंत्र को चकनाचूर कर दिया। ऐसे देश जिनको कहते थे कि वो इंडिसेस जो होते थे, स्वास्थ्य के इंडिसेस में कहते थे कि हम ऊपर से टॉप में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हिंदुस्तान को काउंट ही नहीं करते थे। लेकिन जब इतनी बड़ी महामारी को अगर एड्रेस करना था तो वहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसको इतना आसान बना दिया, इतना सिंपल बना दिया जैसे ये महामारी हो ही नहीं। और नतीजा अगर आप देखें कि जो सबसे कम कैजुअलिटी हुई है अगर के दुनिया में तो हमारे देश में हुई है। अगर सबसे ज़्यादा अगर लोगों का वैक्सीनेशन हुआ तो हमारे देश में हुआ। हालत ये थी, उस समय मैं भारत सरकार में था, हमारे पास कुछ नहीं था। जब मार्च 2020 में कोविड-19 यानी कोरोना की जब वैश्विक महामारी आई तो हमारे पास आप सोचिए कि हमारे जो मास्क लगाने के लिए जो बेसिक मास्क है वो नहीं थे। जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या नर्सेज या और जो उनको अटेंड करने वाले उनको जो किट चाहिए वो कुछ नहीं था। हमारे अस्पतालों में जिस प्रकार की जो आवश्यकता थी वेंटिलेटर्स वगैरह की उसकी वो पूरे नहीं थे। ऑक्सीजन की जितनी सप्लाई की आवश्यकता थी ऑक्सीजन नहीं था। हर तरीके से हम कहीं किसी पैमाने पर नहीं आते थे। लेकिन कैसे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी ऊर्जा डाली जिसके नाते पहले वैक्सीन होता था तो हम विदेशों से वैक्सीन लाते थे, आज हम वैक्सीन अपनी खुद की बना के विदेशों को दे रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रश्न करते थे कि क्या हो जाएगा, कैसे कहाँ से वैक्सीन लाएंगे, किससे वैक्सीन लगाएंगे। हमारा वैक्सीन अफरात में बना और सबको वैक्सीन पहला डोज, दूसरा डोज, उसके ऊपर तीसरा डोज, सबको वैक्सीन मिला, पूरे देश भर में मिला। ये कैसे हुआ? हमारे देखते देखते ऑक्सीजन पूरे देश भर में, आप कोई भी अस्पताल ले लीजिए तो वहाँ पे PSA प्लांट होगा, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर होंगे, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होगा या ऑक्सीजन की जो प्लांट होंगे, ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो थी नहीं, वो किस प्रकार से वो व्यवस्था की गई कि जिससे पूरा का पूरा देश इसको पूरा किया, इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। ये कहाँ से आया? ये इस देश में ताकत थी, इस देश की उस पुरातन में ताकत थी, बस किसी को मालूम नहीं था कि हमारे अंदर वो ताकत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों को दिखाया, हमारे वैज्ञानिकों को दिखाया कि आप वैक्सीन का आविष्कार कर सकते हो। हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बताया कि आप इस वैक्सीन को आप इसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिखाया कि हम ऑक्सीजन प्लांट बना सकते हैं। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी PSA प्लांट्स के बारे में। आपको जानकारी होगी कि यहाँ पे ऋषिकेश में 1251 PSA प्लांट्स का माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ उद्घाटन किया था। इसको करने के लिए किस प्रकार से हमने सारे के सारे देश की ताकत को एक साथ कैसे इकट्ठा किया, कैसे सबको इस काम में जुड़ाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये चुनौती हमारे लिए बड़ी आसान हो गई। राम काज किए बिना कहाँ हमें विश्राम, जो एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इस काम को करना है तो फिर हम सब सवेरे देखते नहीं कि दिन है रात है कब है, लगातार हर जगह हर तरीके से कोशिश किए कि हमारे पास ऑक्सीजन के बगैर कोई हमारा नागरिक मरने न पाए। और ये हमारे देश की जो ताकत, पूरे दुनिया ने इसको स्वीकार किया। हमारे खुद के अपने लोग जो इसकी खिलाफत करते थे, जो इसके बारे में कहते थे कि ये कैसे संभव होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी, ये वैक्सीन, मैंने हर तरह की नेगेटिविटी होती थी, आज वो सब ने स्वीकार किया कि ये किस प्रकार से ये देश में वैक्सीन बनी, सारी की सारी चीज़ हमने एड्रेस किया। वो देश की प्रशासनिक तंत्र की ताकत थी।
एक दूसरा उदाहरण मैं दूंगा। मैं फिर बाद में पास्ट में बाद में जाऊंगा। मैं आज का मैं देखना चाहता हूं, फिर मैं पीछे जाऊंगा। अपने आप को जरा पीछे मुड़ करके देखिए। 2014 का 15 अगस्त 2014 वो दृश्य को याद करिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को लाल किले के प्राचीर से संबोधित कर रहे थे और वहां से उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती आने वाली है। उस जयंती पर उनको सबसे बड़ा उनका जो उपहार होगा, सबसे बड़ा उनके लिए हमारी श्रद्धांजलि होगी, देश को स्वच्छ करना होगा। इसलिए उन्होंने एक संकल्प लिया और वो संकल्प था स्वच्छ भारत का, कि हम स्वच्छ भारत अभियान लेकर के चलेंगे और 2019 के 2 अक्टूबर तक देश को स्वच्छ करेंगे। सोचिए उस समय अगर आप 2014 के अखबारों में, टीवी पे जो तमाम सारे बहस होते हैं, जो सोशल मीडिया पे बहस होते हैं, जरा पीछे मुड़ करके देखिए, अपने स्मरण शक्ति को जरा पीछे ले जा करके देखिए। और अगर अभी नहीं सोच सकते तो जरा पीछे एक बार रिसर्च करके, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट से रिसर्च करके देखिए, कितने सारे लोगों ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी ने क्या कह दिया। ये लाल किले का प्राचीर इस बात के लिए है ही नहीं, ऐसी घोषणा करने के लिए जो आप कर नहीं सकते। ऐसी घोषणा करने के लिए कोई और मंच से करते तो शायद लोग भूल जाते, लेकिन लाल किले के प्राचीर जो पूरा देश उसका संबोधन नहीं, पूरे भारतीय पूरे दुनिया में लोग सुन रहे हैं, ऐसे लाल किले के प्राचीर से ऐसे संबोधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। बट आप इतने सारे लोग यहाँ पे हो, आज आप बताओ कि क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ है। आप सारे के सारे लोग इस बात के लिए स्वीकार करोगे कि हमारा देश स्वच्छ के एक बहुत ऊंचे स्तर पहुंच गया, जो आप सोच नहीं सकते थे, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे 2014 में, आज वहां तक पहुंच चुका है। चाहे गांव हो चाहे शहर हो, अभी भी हमें स्वच्छतम जो हाईएस्ट लेवल स्वच्छता का पहुंचने के लिए भी वक्त लग सकता है, लेकिन हम इस स्तर पहुंच गए हैं जिस स्तर पे आप सोच भी नहीं सकते। ये वैसे ही है जैसे आज अगर किसी से पूछिए कि स्वच्छता के बारे में, तो कहेगा कि अभी भी देखिए थोड़ा कहीं यहाँ कुछ पड़ा हुआ है। उसको इस बात का आभास नहीं कि जब आप पहले चलते थे आपके घर के आगे गंदगी पड़ी रहती थी, कूड़े पड़े रहते थे और आपको नज़र नहीं आता था। आपके नाले बिलबिला रहे होते, बदबू आ रही होती और आपको महक नहीं होती थी, क्योंकि आपके नाक उसी के हिसाब से अपने आप को सेंसिटाइज कर चुकी होती थी। आपको सामने खड़ा हुआ कोई शौच कर रहा हो, हमारी महिलाएं जो कि सड़क पे जाकर के वहाँ पे शौच कर रही हो, आपको दिखता नहीं था, क्योंकि ये हमें आदत पड़ चुकी थी। हम तो मानते थे यही हमारा जो है स्टैंडर्ड्स है, यही हमारा नॉर्मल है। लेकिन आज आपको ये दृश्य कहीं नहीं दिखता कि लोग वहाँ पे कहीं खड़े हुए पेशाब कर रहे हो, कहीं पे ओपन डेफिकेशन हो रहा हो, कहीं पे कूड़े का ढेर पड़ा हो, और ये बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। ये कैसे हुआ? यही प्रशासन की जो खासियत है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब 2 अक्टूबर 2014 को मैं वहाँ पे मौजूद था, राजपथ पे जब ये कार्यक्रम हो रहा था, इनफैक्ट उस कार्यक्रम का मैं ही इंचार्ज था, एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तौर पे। जब ये कार्यक्रम, जब माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लॉन्च कर रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन को, आज उसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। जो राजपथ था आज वो कर्तव्य पथ बन चुका है, बिल्कुल बदल चुका है और वैसा हो चुका है जिससे हर भारतीय को एक आकांक्षा होगी कि हमारे देश का राजपथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही कर्तव्य पथ होना चाहिए। आपको गर्व होगा, आज अगर आप न गए हो, आप जाके देख के आइए कि कैसा बन गया है। वहाँ पे जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस मिशन का लॉन्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम जो है जन आंदोलन है, जनता का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारे देश के 130 करोड़ जनता यह तय कर लेगी कि हमें स्वच्छ रहना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको अस्वच्छ नहीं कर सकती है। और वो भावना भरी कि आज आप कहीं भी जाइए, ये बहुत दिल्ली में आम हुआ करता था, हम ऑफिस से घर जाते थे कि लोग अपना हल्का से खिड़की खोलते थे, कोई बोतल फेंक रहा है, कोई संतरे का छिलका फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, जहाँ तहाँ फेंकते थे। आज आपको कहीं कोई फेंकता हुआ नजर नहीं आता।
और अगर आप कहीं फेंकेंगे तो कोई बच्चा आके कहता है कि भैया ये इसको मत फेंको, वहाँ सामने कूड़ेदान पड़ा, वहाँ पे जा कर के फेंको, वहाँ कूड़ेदान में डालो। ये देश में परिवर्तन हुआ और ये प्रशासनिक तंत्र का ये खासियत है। उसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार जब 15 अगस्त 2022 को राष्ट्र को संबोधित किया, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने इस दिन कहा कि ये हमारे अमृत काल की प्रथम बेला है। अमृत काल की प्रथम बेला है। अमृत काल जो 15 अगस्त 2022 से शुरू होकर के 15 अगस्त 2047 तक अगले 25 साल तक चलेगा और इस देश को परिवर्तित करेगा। इस देश को विकसित राष्ट्रों की सीढ़ी की जो श्रृंखला है या उनकी जो दर्जा है, उस दर्जे में हम उसको आगे पहुंचाएंगे। आज हम अपने देश को विकसित नहीं बल्कि विकासशील देश के रूप में जानते हैं। हम कब से विकासशील 70 साल से 75 साल से विकासशील देश के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर आने वाला 25 साल है, इस 25 साल में हम एक विकसित राष्ट्र होकर के आगे बढ़ेंगे। और ये करने के लिए उन्होंने 5 प्रण की बात की। 5 प्रण की बात की। मैं आपसे कहूंगा कि आप जाइए, जा करके आप ये आपको उपलब्ध है, गूगल पे उपलब्ध है, आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है, तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जाके देखिए किन 5 प्रणों की बात की, किन 5 प्रणों की बात की। उनमें से एक प्रण वो था कि हम विदेशों के जो विदेश की गुलामी का जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, गुलामी का जो भाव पड़ा हुआ है, उस गुलामी के भाव से हम बाहर निकलेंगे। ये गुलामी का भाव से हम बाहर निकलेंगे और तब हम देश को विकसित देश बनाएंगे। ये गुलामी का भाव हमें इतना ज़्यादा घर किया हुआ है कि हम भूल गए कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी मैथिली शरणगुप्त जी की अगर हम आवाज़ में याद करें तो ये हम तो कौन थे और आज क्या होगा। ये हम अगर इस गुलामी के भाव से बाहर निकलें, हम अच्छे नहीं हैं, सामने वाला बहुत अच्छा है। लेकिन ये पीछे का जो कुछ ऐसी जो 2 एक बातें मैंने आपको बताई, इसने साबित की है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट हम अपने आप को पहचाने। अभी आपको बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से गुप्त काल में भारत की सीमाएं उज्बेकिस्तान से लेकर के उधर म्यांमार के और आगे तक थी। आप सोच सकते हैं, क्या आप विचार कर सकते हैं कि कैसे इतने जो हमारा गुप्त काल था वो 3री सदी से लेकर के 5वीं सदी तक करीब 200 साल का गुप्त काल था। एक से एक बड़े वीर हमारे वहाँ पे क्या कहते हैं विराट सम्राट हुए। उस काल में आज से करीब हम बात कर रहे हैं लगभग 1700-1800 साल पहले। 1800 साल पहले क्या साधन थे, उस समय देश कैसा रहा होगा, किस प्रकार के रास्ते रहे होंगे, कैसे लोग चलते रहे होंगे। आप जरा इसको विचार करके देखिए, कैसे पूरा प्रशासन वहां से लेके यहां तक चलता था, क्योंकि व्यवस्था इतनी इस प्रकार से सुदृढ़ व्यवस्था बनी हुई थी और वो लोगों का प्रशासन लोगों के हिसाब से चलता था, जो कि लोगों को जोड़ करके लोगों के लिए। ये तो बाद में लोगों ने कहा कि डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारे देश में शुरू से ही लोकतंत्र का, राजतंत्र जरूर था, हमारे सम्राट जरूर थे, लेकिन सम्राट जो थे वो लोगों को जोड़ करके चलने वाले सम्राट थे। और तभी इतनी बड़ी सीमाओं के बावजूद भी हमारा देश चलता था। तो ये अमृत काल में हमें उससे जो लोगों को जोड़ करके, लोगों की ताकत को लेकर के, लोग हर प्रकार के, और यही जो बात आपका जो हमारे गुरुदेव के बारे में आपने कहा कि लोगों से चाहे वो 10 पैसा भी इकट्ठा करें, लोग जिस दिन जुड़ेंगे, लोग जिस दिन उसको आपको उसके साथ उनका स्टेक्स जुड़ जाएगा, अपने आप प्रशासन क्या कोई भी व्यवस्था अपने आप चलेगी और व्यवस्था हमेशा पल्लवित होगी, पल्लवित ही बढ़ती जाएगी। जिस दिन लोग आपसे दूर होंगे, आप अपने आप को प्रशासन जो हमने जो गुलामी के शासन से क्या सीखा, गुलामी के शासन से हमने सीखा प्रशासन और पब्लिक में बहुत दूरी बना करके चलना।
प्रशासन को एक माई बाप बना करके, शासन को माई बाप बना करके, लोगों को उसका शोषण, उसके शोषित बना करके वो प्रशासन चलाने की बात है। लेकिन आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं, वो बात करते हैं लोगों का शासन, लोक शासन की बात करते हैं। जब लोक शासन होगा तो सुशासन की बात होगी, गुड गवर्नेंस भी होगा, क्योंकि लोगों का स्वतः हस्तक्षेप होगा। लोग स्वतः उससे मिलकर के जब कभी वो हमें एड्रेस करते हैं तो बात करते हैं कि वो पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, ये लोक सेवा की बात करते हैं। और ये लोक सेवा भरपूर भरी पड़ी थी हमारे देश में, और इसी का नतीजा था, इसी शासन प्रशासन का नतीजा था कि जिसकी वजह से आज से अगर आप 1000 साल पहले जाके चलो, जब हम एक बार गुलाम होना प्रारंभ किया, हमारे अंदर गुलामी की भाव आनी प्रारंभ हुई, गुलामी का भाव जब हमारे अंदर आने लगा तो उसके बाद हम अपने आप को गिराना चालू किए। हम अपने आप को भूल गए कि हम कौन थे, सामने वाला हमें हमेशा अच्छा दिखने लगा। जिसकी पराकाष्ठा हुई जब मकाले का एक यहाँ पे वो व्यवस्था लागू की, जब उसको कह दिया कि इनके दिमाग के अंदर ऐसी गुलामी का भाव डाल दो कि जिससे वो अपने आप को सम्मान करना बंद कर दे। इसकी एक छोटी सी घटना मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी था। मुझे बुलाया गया ITPI जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया, उनके वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि बना करके बुलाया गया। उस मुख्य अतिथि सम्मेलन में आप जानते हो, मुख्य अतिथि जैसे यहाँ भी मैं लास्ट में बोला हूँ, मेरे बाद शायद कोई धन्यवाद देगा या समाप्त हो जाएगा, तो मुख्य अतिथि तो सबसे लास्ट में बोलता है। बाकी जितने सारे लोग थे, तमाम सारे वक्ता बोले जा रहे हैं, मैं सुनता जा रहा हूँ, और हर कोई का केवल एक ही भाव था कि जो हमारा ITPI है, वो ITPI हैज़ कम आउट ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स। अगर ये रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर नहीं होता तो शायद हम टाउन प्लानिंग करना भी नहीं सीख पाते। उनसे हमने सीखा, और अभी भी हम उनके साथ एक संबंध बना करके चलते हैं कि जिससे कि रॉयल इंस्टीट्यूट के, जो कि सब जानते होंगे इंग्लैंड के रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में, कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, उनसे संबंध बना के चलते हैं, उनसे सीखते रहते हैं। वो आज ये क्या नया काम किए, उस काम को जो है हम भी करें। मैं कुछ आधे पौन घंटे तक लगातार इस बात को सुनता रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, मुख्य अतिथि को जब उन्होंने बुलाया, मैंने कहा बहुत आप लोगों की बातें मैंने सुन, मुझे लगता है कि शायद आप कल को ये कहें कि अगर रॉयल इंस्टीट्यूट ना होता तो आप भी यहाँ ना होते। भाई आप यहाँ पे हो, आपकी अपनी ताकत है। जरा पीछे मुड़ के तो देखो कि कितने टाउन प्लानिंग हमारे देश में हुई है, कितने उदाहरण इस देश में हैं जिनके बारे में क्या आपने सोचा कभी? आप जरा कोणार्क के मंदिर को जाकर के देखिए किस प्रकार से उसकी टाउन प्लानिंग की गई। कभी जाके खजुराहो के मंदिरों को देखिए कि क्या टाउन प्लानिंग है। कभी जाकर के आप वहाँ पे हमारा मीनाक्षी मदुराई का टेम्पल है, उसको जाकर के देखिए कि क्या काम किए गए। आप रामेश्वरम में जाके देखिए किस प्रकार का वहाँ पे टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर की क्या पराकाष्ठा है। किस चीज़ से आप उसकी तुलना करेंगे? आखिरकार टाउन प्लानिंग है क्या चीज़? टाउन प्लानिंग है हमारा जो है, जो पंच तत्व है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। इन पंच तत्वों का समन्वय स्थापित करना ही टाउन प्लानिंग है। जब आप टाउन प्लानिंग करते हैं, आप जरा मोहनजोदड़ो जाकर के देख लो, आप लोथल जाकर के देख लो, किस स्तर की टाउन प्लानिंग की थी उन्होंने। तक्षशिला जाकर के देख लो, तक्षशिला मुझे जाने का सौभाग्य मिला, जाके देख लो तक्षशिला में क्या चीज़ हुआ था। और आज से 2000 साल पहले, जब ये तो बिल्कुल इनको कुछ भी नहीं मालूम था, इन रॉयल टाउन प्लानर्स को कुछ पता भी नहीं था, तब हम लोग ऐसी चीज विश्वविद्यालय बनाते थे जहाँ हमारे ऐसे सुश्रुत इस प्रकार के हमारे प्रोफेसर्स होते थे, इतनी बड़ी बड़ी विधा हमारे पास हुआ करती थी। आप किस दुनिया में हो? केवल आप वहाँ पे पर्दा लगा दिए हो, इसलिए आपको लगता है कि वो आए और उन्होंने आपको बड़ा योग्य बना दिया। मैंने बच्चों से, वहाँ पे हमारे स्कूल और प्लानिंग आर्किटेक्चर के बच्चे थे, उनसे मैंने निवेदन किया कि बच्चों जरा एक बार अपने पुरानी चीज़ की तरफ, पुरानी चीज़ तक मुड़ करके जरा देखो, जरा रिसर्च करो टाउन प्लानिंग। और फिर हमें वहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी थे, उन्होंने बताया कि कितना टाउन प्लानिंग पे हमारे कितना सारा हमारे रिकॉर्डेड चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। हमें लगता है कि अगर वो रॉयल इंस्टीट्यूट ना होता तो हमें टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में
इतने सारे आविष्कार हुए। अगर परमाणु का आविष्कार करें तो कणाद मुनि के बारे में आप सुनिए, भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन का नाम आता है। आप जरा जाके पढ़िए कि भास्कराचार्य ने क्या काम किया। आप वह ऐसे जो है हमारे एक से एक ऋषि मुनियों ने, हमारे ऋषि मुनि, हम जब ऋषि मुनि की बात करते हैं तो हमें हमारे दिमाग में इस गुलामी की ऐसी मानसिकता भर दी गई है कि ऋषि मुनि का मतलब हुआ कि केवल वो यज्ञ करना और उसके अलावा जो है कुछ मंत्र संत्र और कुछ पूजा पाठ, ये सब, ये हमारे ऋषि मुनि का मतलब केवल इतना ही दिखाई पड़ता है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। वो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, जीरो का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। ज्यामिति, जो पूरी जो ज्यामिति के जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसके जो कॉन्सेप्ट, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमारे देश से आए। हमारे देश से इतनी सारी वनस्पतियों के बारे में एक से एक शास्त्र बारे बड़े, विमान शास्त्र, विमान के बारे में भरद्वाज मुनि का आप जो विमान शास्त्र जो आप देखिए कि कितना सारा ज्ञान इस देश में भरा पड़ा है। केवल हम अनभिज्ञ हैं, हमको कुछ ज्ञात नहीं है, हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक गुलामी की बहुत बड़ी लेयर पड़ी हुई है और उस गुलामी के लेयर ने हमें ऐसा बना दिया कि हम कुछ नहीं है, सामने वाला बहुत कुछ है। अभी आज के समय के लिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, अपने अनुभव से बताता हूँ। जब ये स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता था स्मार्ट सिटी क्या होता है, स्मार्ट सिटी में होना क्या है, कैसे होगा। हम प्रधानमंत्री जी से सीखते थे, तमाम सारे विश्व भर के एक्सपर्ट्स को बुला करके हम सीखते थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आज हम दुनिया को बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है, कैसे है। हमारे लोग इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं विश्व पटल पे, जिस किसी जगह हम जाते हैं वहाँ पे कैसे हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है कैसे हमारे काम करते हैं, कैसे इसमें कोविड जैसे महामारी में उन्होंने काम किया, कैसे हमने स्मार्ट रोड बनाए, कैसे तमाम सारे परिवर्तन किए। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे खून में उन संतों का, उन ऋषियों का, उन हमारे जो तमाम सारे मनीषी रहे हैं उनका खून बहता है, हमारे अंदर उनका डीएनए है। लेकिन हम उस डीएनए को अभी आज की डेट में बंद कर चुके हैं, उसको हम लोग सोचते ही नहीं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपको मालूम होगा कि वहाँ पे जो कर्तव्य पथ के ऊपर एक छतरी बनी थी, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट था जब ये सब सारा सेंट्रल विस्टा का जो काम हो रहा था, उसके साथ में सीधा माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मैं उस कार्य से सीधे जुड़ा हुआ था, बहुत सारे कार्य कर रहा था। जहाँ पे किंग जॉर्ज 5 के लिए वो एक छतरी बनी हुई थी, उस छतरी के अंदर आज हमारे देश के नायक सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित है, और वहाँ से बैठे हुए पूरे कर्तव्य पथ को, जिस कर्तव्य भावना से उन्होंने देश की सेवा की, उस कर्तव्य पथ को वहाँ पे वो सुशोभित कर रहे हैं। हर भारतीय वहाँ जाकर के देखता है और देख के उसको आश्चर्य, उसको जो है खुशी होती है, एक गर्व का भाव होता है। अभी हमारा जो संसद बन रही है, जो भारत की संसद बन रही है, आपको मैं कहूँगा बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस संसद के लिए कार्य करने का, पूरा सेंट्रल विस्टा के लिए कार्य करने का। आप जब जाएंगे तो ये आपको इस बात के लिए बड़ी खुशी होगी, गर्व होगा कि ये भारतीयों के द्वारा, भारतीय चीज़ से, भारतीय विद्वता से, जो हमारे आर्किटेक्ट हैं, प्लानर्स हैं, जो उसके जो इंजीनियर्स हैं, जो उसके टेक्नोलॉजी के लोग हैं, सारे के सारे भारतीयों ने भारत के लिए और पूरे देश के हर राज्य ने, जब जिस दिन उद्घाटन होगा, मुझे जानकारी है जिस दिन उद्घाटन होगा उसमें मैं निश्चित तौर पे जानता हूँ, आपको बताया जाएगा कि कैसे पूरा देश का हर राज्य, हर केंद्र शासित राज्य इस संसद को बनाया है। पूरा देश इस संसद को बनाया है। इट इज़ रियल, इन रियल टर्म्स ये पीपुल्स पार्लियामेंट है। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में बहुत पहले, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नई पार्लियामेंट का जो नींव रखी थी, उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, आप गूगल करके मेरे आर्टिकल को देख सकते हैं। दिस इज द रियल पीपुल्स पार्लियामेंट। जो पहले जो पार्लियामेंट, तो पीपुल्स पार्लियामेंट नहीं थी और वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकती थी। ये हमारे देश की ताकत है, जो हमारे देश के, जो कि अभी हमारे आदरणीय पंड्या जी बात कर रहे थे कि इस देश ने जब जागा तो इस देश में जिस क्षेत्र में जागा, वैज्ञानिक में आया तो विज्ञान के बारे में, कृषि में हो तो कृषि के बारे में, भक्ति हो तो भक्ति के बारे में, वेदांत हो और ज्ञान हो तो ज्ञान के बारे में,
हर जगह हम लोग एक से एक, हमारा वीरता हो तो वीरता, शौर्य के बारे में हर जगह हम आगे बढ़े। और इसका कुल मिलाकर के कारण ये था कि हमारा जो देश का जो प्रशासन था, वो देश का प्रशासन तो राम राज्य की अवधारणा पे चल रहा था। आपने राम राज्य के बारे में जरूर पढ़ा होगा, रामचरितमानस में पढ़ा होगा। आपने शायद वाल्मीकि रामायण से राम राज्य की बात सुनी होगी। ये हमारा देश किसी भी काल में, जब तक ये हम गुलाम नहीं हुए थे, गुलाम होने के बाद राम राज्य की अवधारणा पीछे ठल गई। वो जो सुशासन की बात पीछे ठल गई और प्रशासन और जनता के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती चली गई। और उसी का नतीजा था कि लोग अपने आप को दूर रहते थे। दूर से ही उनको जो कहते थे, दूर से सलाम कर लो, उनका जो भी करना सो कर लो। लोगों का आपस में संबंध खत्म होता चला गया। राम राज्य की अवधारणा थी, ये भगवान जो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस समय अयोध्या आए और आकर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, जहाँ किसी को न शोक था, न कोई बीमारी थी, न कोई किसी प्रकार की चिंता थी, सब सुखी थे। पशु पक्षी, जो प्रकृति, सब कुछ, प्रकृति भी अपने तरीके से, जो आज हम पर्यावरण के बारे में चिंता करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम चिंता करते हैं, दुनिया भर से हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। उस समय प्रकृति के ऊपर भी पूरा संतुलन था। उस समय लोगों के बीच में आपसी कितना सौहार्द था। और वो जो हमारी भाव थे, वहाँ वैज्ञानिकता भी थी, संस्कृति भी थी, भक्ति भी थी, सारी की सारी चीज़ों का समावेश था। और इसलिए एक अच्छा पूरा का पूरा समाज चल रहा था। मैं नहीं बात करूंगा कि क्या मौर्य काल में हुआ, क्या हमारे गुप्त काल में हुआ, क्या इस काल में, हर काल में अलग अलग तरीके से प्रशासन हुए, उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से की गई, आपकी संरचना अलग अलग तरीके से की गई। लेकिन हर चीज़ के पीछे जो मूल भाव था, वो मूल भाव था राम राज्य का मूल भाव था। और राम राज्य का मूल भाव यानी प्रजा और राजा के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। प्रजा और जो है राजा को बनाने वाली जो प्रजा है, प्रजा उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि राजा महत्वपूर्ण है। आप भगवान राम का रामचरितमानस का पढ़ करके देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने राम राज्य किया। और उस राम राज्य की अवधारणा वो भारतीय जनमानस की अवधारणा है। वो ऐसा नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नहीं, बल्कि वही हमारी सांस्कृतिक, हमारी सनातन की अवधारणा जो है, जो प्रशासनिक अवधारणा है, वो हमारी राम राज्य की अवधारणा है, जहाँ पे हर कोई के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, सबके स्वास्थ्य की व्यवस्था। आपने बात की स्वास्थ्य की, बात की आपने, आदरणीय पंड्या जी ने बात की स्वास्थ्य की बात की। मुझे अभी मैं आने के पहले कुछ आधा घंटा मुझे आशीर्वाद मिला आदरणीय पांड्या जी के कमरे में बैठ करके। मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखा, बहुत कुछ चीज़ें समझा कि क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में युग निर्माण में किस प्रकार से ये संस्था लगी हुई है। तो चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उनको जो हमारे विभिन्न प्रकार की विद्वता है, ये हम जो बांटना चालू किए अलग अलग तरीके से, आज हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ये जो हमारे नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, किस प्रकार से एक बार दोबारा हम भारतीय जो हमारा जो गुरुकुल परंपरा थी, हर कोई के क्षमता के मुताबिक, हर कोई के आवश्यकता के मुताबिक, उसके हिसाब से ढाल करके उसका विकास करना, उसका निर्माण करना, जिससे वो समाज को अपना सब कुछ दे सके, समाज को बेस्ट दे सके। उस अवधारणा पे हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, उसको लेकर के चलिए और धीरे धीरे पूरे देश में इसका परिवर्तन आपको नजर आएगा। नहीं तो हम इस प्रकार से बट गए थे, इस प्रकार से साइलो बना दिए गए थे कि लगता था कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में दीवार बनी हुई है और ये दीवार अभेद्य दीवार है। अब ये सारा का सारा आपको खुल करके, और वही भारतीय परंपरा रही है। वो जो हम गुलामी वाली जो बीच में हमने अपने आप को जो भूल दिया, मकाले नहीं, मकाले के पहले भी, मकाले ने तो एक पूरा कोशिश की इंग्लिश एजुकेशन डाल करके कि अगर कोई सामने वाला अंग्रेजी बोलता है तो सामने वाला समझता है तो हमसे श्रेष्ठ होगा, चाहे वो जैसा भी हो। आप उसकी क्षमता को नहीं देखते हो, आप ये नहीं समझते कि वो क्या कर सकता है, क्योंकि हमारी क्षमता तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। आप वो नहीं देखते, केवल वो अंग्रेजी बोलता है उतने से आप डर जाते हो। आप अंग्रेजी भी बोल सकते हो और साथ ही साथ संस्कृत के भी विद्वान हो सकते हो। आप अंग्रेजी बोल सकते हो और हिंदी के भी विद्वान हो सकते हो।
अपनी जो भाषा हमारी मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, तमिल है, इन तमाम सारी भाषाओं में कितना एक रिच कलेक्शन है, उसको भी ध्यान रख करके, और साथ साथ अंग्रेजी भी कर सकते हो। लेकिन हमारी जो गुलाबी की मानसिकता है, हम उसको ऊपर करते हैं। और ये जो भाव है, ये पिछले 9 साल में धीरे धीरे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक करके इन चीज़ों को हमारे मन से निकालते चले गए। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जगाना चालू किए। उन्होंने जनता को, जो देश की आज 140 करोड़ जनता है, उसको प्रशासन से सीधा जोड़ दिया है। आप सुनिए उनकी मन की बात। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, और ये खुशी की बात है, कल तो 100वां 100th सेंचुरी शतक मन की बात है। आप जरा सुनिएगा माननीय प्रधान, कैसे वो लोगों के साथ सीधे सीधे तादाद में स्थापित कर देते हैं। ये प्रशासन है जो भारतीय प्रशासन की मनीषा है। भारतीय हमारी पुरातन संस्कृति का जो हमारी पुरातन संस्कृति की जो प्रशासन है, वो यही प्रशासन है। जनता और राजा और प्रजा में कोई फर्क नहीं है। जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, जिम्मेदारी अलग है। और इसीलिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, वो कभी ये नहीं बात करते कि मैं ये काम करूंगा। वो कहते हैं देश की 140 करोड़ जनता बात करेगी। वो बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं। और जब टीम इंडिया की बात करते हैं, तो टीम में जैसे कि अब हमारा क्रिकेट का मैच चल रहा है, इसमें IPL का मैच चल रहा है, तो IPL के मैच में एक कैप्टन होता है, एक विकेट कीपर होता है, और अलग अलग कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है। कोई बैट्समैन जो शुरुआत की बैटिंग कर सकता है, कोई लास्ट में बैटिंग, लास्ट जो अंतिम ओवर होते हैं उसमें बैटिंग। हर आदमी की अपनी अपनी क्षमता है, और उसके हिसाब से सबको अलग अलग जगह लगाया गया है। और यही जब ये भाव जब हमारा प्रशासन में होता है, और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा अमृत काल है, अमृत काल में हम उस भाव से जब लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है विकसित होने में हमें बहुत वक्त नहीं लगेगा। फिर से दोबारा गायंती देवा किल गीत गानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, फिर से वही भाव बनेगा। ये देश, ये पुण्य भूमि है, ये देव भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया। अपनी पूरी सारा का सारा उन्होंने पूरा शौर्य, मर्यादा, एक आम बच्चे से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रूप मिला उन्हें। ये वो भूमि है जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए, जहाँ उन्होंने लीला के माध्यम से, लीलाधरी कृष्ण जो है, एक बार तो लीला कैसी करते 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 योगेश्वर कृष्ण, जो कि पूरे महाभारत की जो उसको उन्होंने किस प्रकार से उसे किया, और इसके बाद एक ऐसी धर्म की स्थापना की। ये योगेश्वर कृष्ण की जन्मभूमि है। ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है, जिन्होंने कैसे वैराग्य ग्रहण किया एक राज परिवार में हो करके, और वो जाकर के उन्होंने एक राजा के परिवार में पैदा होकर के पूरे दुनिया को उन्होंने जो संदेश दिया, भगवान बुद्ध की भूमि है। ये भगवान महावीर की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ पे हमारे ऐसे तमाम सारे एक से एक वीर, एक से एक जो है, जो उनके बारे में आपके मन में जब एक बार उनका नाम लीजिए, तो लगता है क्या हमारे नमनियों में भी क्या उन्हीं का खून बह रहा है। जैसे मेरा अपना गोत्र वशिष्ठ गोत्र है, मैं हमेशा अपने आप को सोचता हूँ, वशिष्ठ जो इतने बड़े विद्वान थे, जिन्होंने क्या क्या चीज़ों की रचना की थी, भगवान राम के कुल पुरोहित थे, उनका खून मेरे अंदर बहता है। तो जब आप ये भाव से जब करेंगे कि हमारे अंदर इतने सारे ऋषियों के, इतने सारे ऐसे ऐसे शौर्यवान लोग थे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जो प्रशासन जो जिस प्रकार से लेकर चल रहा है, फिर दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। और यही नज़ारा देखा दुनिया ने हमें कोविड को एड्रेस करने में। यही नज़ारा दुनिया ने देखा आज जिस प्रकार से हमारा ई-गवर्नेंस का पूरे देश में जिस प्रकार से तेजी आ गई है। यही नज़ारा आज देश में देखा कि आज हमारा UPI जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। आज यही नज़ारा पूरा दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते थे, रक्षा उत्पादों को खरीदने के लिए हर चीज़ विदेशों से आती थी, अब हम चीज़ों को विदेशों में भेज रहे हैं। आज हर जगह, हर क्षेत्र में, और ये है हमारी ताकत है। और प्रशासन और शासन जिस दिन एक साथ मिल जाएंगे, और वो राम राज्य की भावना जिस दिन आ जाएगी, जो कि हमारे हर समय, आप चाहे हर्षवर्धन को याद करें, किसी भी, आप किसी काल को याद कर लिए, हर कोई का जो संकल्प था, हर कोई का जो आदर्श था, जो प्रशासन का, वो राम राज्य का प्रशासन था। आज हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में बात करिए, देखिए उत्तर प्रदेश कितना बिगड़ा हुआ प्रदेश हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के बारे आप कहते थे कि उत्तर प्रदेश को कहने में शर्म आती थी, और आज हर नागरिक को गर्व होता है कि उत्तर प्रदेश का जो है
हम नागरिक हैं। जब हमारे उत्तर प्रदेश ने एक बार पूरे एक विश्व क्षितिज पे जाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की, 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे एमओयू साइन हुए। क्यों? क्योंकि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारा जो एक राम राज्य की अवधारणा है, जिसमें सब कोई किसी को चिंता नहीं है, कोई किसी को भय नहीं है, कोई किसी को डर नहीं है, हर कोई हर कुछ कर सकता है, हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक सब कुछ कर सकता है, उस भाव को, राम राज्य की भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो वो सुशासन प्रशासन है, इसलिए उत्तर प्रदेश आगे है, हर क्षेत्र में आगे है। और मुझे वहाँ का उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करके मुख्य सचिव के रूप में बड़ा गर्व की अनुभूति होती है कि उस ताकत को मैं लेता हूँ जो ताकत हमारे सदियों से संतों ने दी है। और आज एक संत के साथ काम करता हूँ। पहले मैं भारत सरकार में जब काम करता था, माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें काम करते हुए, मुझे लगता है कि ये मेरी बड़ा सौभाग्य है। एक ऐसे काल में हम हैं जिस काल में हम ऐसे महापुरुषों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, जो कि राम राज्य की स्थापना के लिए, जो हमेशा से इस देश की पुरातन संस्कृति का भाव रहा है, उस संस्कृति के भाव से जुड़ करके काम करने का मौका मिल रहा है। और ये आप सबके लिए सौभाग्य, खासतौर से उन तमाम सारे बच्चों को जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, आपको तो सीधा सीधा गुरुदेव आचार्य का आशीर्वाद है, आपको तो सीधा सीधा माता जी का आशीर्वाद है, आपको तो सीधा सीधा ऐसे हमारे एक देवतुल्य जो पंड्या साहब हैं, पंड्या जी का आपको वहाँ पे आशीर्वाद मिल रहा है। ये इस भूमि पे जहाँ पे हर कण में, हर क्षण में, और यहाँ तो सीधा हिमालय, जो कि जहाँ पे कहते हैं देवताओं का निवास, भगवान शिव का निवास तो यही है। माँ गंगा भी आपके बगल से गुजरती है, इससे अच्छा क्या जगह हो सकती है। और ऐसे काल में मैं आपसे आह्वान करूँगा, ये अमृत काल है, इस अमृत काल में जरा पीछे मुड़ करके देखिए, वो क्या ताकतें थी जिसकी वजह से अगर शून्य होता था तो भारत में पैदा होता था, अगर कोई गुरुत्वाकर्षण का शक्ति होती थी तो हमारे भारत में, अगर वो सुश्रुत के माध्यम से तमाम चिकित्सा बातें आती थी, तमाम सारी जो अन्वेषण, तमाम सारी बातें जो छुप गई थी, उसके ऊपर पर्दे डाल दिए गए थे, मोटे मोटे पर्दे डाल दिए गए थे, जो अब धीरे धीरे खुल रहे हैं और वो सारे नज़र आ रहे हैं। कैसे हम दोबारा वापस एक बार फिर से वैसे उस ताकतों को हम दोबारा स्वीकार प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप उस देवभूमि में हैं, आप वो ताकत निकाल सकते हैं। और आप जब वो ताकत निकालेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो अमृत काल में, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी का जब देश को बात करेंगे मन की बात में, उसमें भी शायद उसकी चर्चा करें, तो उस अमृत काल में आपका इतना बड़ा योगदान होगा इस देश को विकसित करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को, जो इस देश की वास्तविक जो मैं डिज़र्व करते हैं, जो हमारे डिज़र्विंग है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आप सबसे इसी निवेदन के साथ, तमाम सारे जो यहाँ के आचार्य प्राचार्य हैं, जो मंच पे हमारे तमाम आदरणीय हैं, सबको अपनी तरफ से प्रणाम करता हुआ गुरुदेव के चरणों में, माता जी के चरणों में एक बार दोबारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ, माँ गायत्री को प्रणाम करता हुआ एक बार दोबारा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।